हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अजय सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपनी स्टैटिक जीके क्लास को आगे शुरुआत करते हैं। पिछली 2 क्लासों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, ऐसे ही साथ बनाए रखिए। देखिए आज शुरुआत करते हैं सीधे पहले प्रश्न के साथ। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। किससे? ओजोन संरक्षण, ओजोन परत के संरक्षण से। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुई? तो हुई 1987 में। 1987 में कहाँ हुई? मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? कनाडा में। क्लियर? ओजोन इसी कब हुई थी? 1987 को, 16 सितंबर 1987 को। और इसी कारण ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बात आती है ओजोन का सूत्र है O3। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचाव करते हैं, उनका रोकथाम करते हैं। ओजोन किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ओजोन परत पाए जाते हैं किस में? समताप मंडल में। समताप मंडल। क्लियर? ओजोन परत पाए जाते हैं समताप मंडल में। अब बात आई यहाँ पर कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा विश्व का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला देश। सबसे लंबी तटीय रेखा, विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कनाडा। क्लियर? विनीपेग गेहूं की विश्व की सबसे बड़ी मंडी। विनीपेग गेहूं की मंडी कनाडा में है। गेहूं की मंडी विनीपेग गेहूं की मंडी कहाँ है? कनाडा में। एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न कनाडा से प्रश्न बनता है अथाबास का झील भी कहाँ है? अथाबास का झील भी है कनाडा में। क्लियर? अथाबास का झील कनाडा। और अथाबास का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के भंडार के लिए। यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम कजाकिस्तान में पाया जाता है। सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? कजाकिस्तान। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? कजाकिस्तान। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? येलो केक। यूरेनियम को कहा जाता है येलो केक। यूरेनियम को कहा जाता है येलो केक। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम कजाकिस्तान में पाया जाता है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश, लैंड लॉक कंट्री। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान की हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना से नूर सुल्तान कर दी गई है। नई राजधानी नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान। पुरानी राजधानी क्या थी? अस्ताना, जो अब नहीं है, अब है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की नई राजधानी। यूरेनियम येलो केक के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, चाइना ने यूरेनियम की सबसे हल्की वैरायटी की खोज की है। यूरेनियम किसकी? चाइना ने की है। चाइना ने यूरेनियम 214 की, अभी हाल ही में चाइना ने खोज की है
यूरेनियम 214 की। क्लियर। कजाकिस्तान। क्लियर। अब बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम में यूरेनियम 235 की। यूरेनियम 235 कहाँ काम आता है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कार्य करता है यूरेनियम 235। क्लियर। देखिए चलते हैं। देखिए ये तो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आप बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हमने कितने क्वेश्चन बना लिए। अब आप बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से था, इसी प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल, जल्दी से बताइए क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है हरित ग्रीन हाउस गैसों के संरक्षण के लिए। किसके लिए? हरित गृह गैसों के संरक्षण से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो कनाडा में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? जापान में हुआ। अब बताइए जापान की राजधानी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं आप जापान की राजधानी। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, जहाँ पर 2021 के टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं। क्लियर। जापान को कहते हैं सुकुमारों का देश। जापान को क्या कहते हैं? सुकुमारों का देश। सुकुमारों का देश कहते हैं जापान को। और जापान को और भी एक नाम से जाना जाता है निप्पन। निप्पन के नाम से भी इसे जाना जाता है। निप्पन का मतलब उगते हुए सूर्य का देश। उगते हुए सूर्य का देश, उगता हुआ सूर्य देश। क्लियर। जापान का प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जापान का प्रधानमंत्री है योशिहितो सुगा, वर्तमान जापान का प्रधानमंत्री। क्लियर। इससे पहले प्रधानमंत्री तो कौन था? इसके स्थान से पहले था शिंजो अबे। इससे पहले जापान का प्रधानमंत्री था। जापान है सुकुमारों का देश और उगते हुए सूर्य का देश। अब छिपते हुए सूर्य का देश क्या है? छिपते सूर्य का देश है ब्रिटेन। छिपते सूर्य का देश क्या है? ब्रिटेन। अब आप बताइए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम, जल्दी से बताइए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। छिपते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन और ब्रिटेन की राजधानी लंदन। इसका प्रधानमंत्री का नाम जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका नाम है बोरिस जॉनसन। क्या? पीएम का नाम है बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। क्लियर। अब एक है उगते हुए सूर्य का देश जापान, छिपते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। मध्यरात्रि सूर्य देश बताएं आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मध्यरात्रि का सूर्य देश, मध्यरात्रि का सूर्य देश है नॉर्वे। मध्यरात्रि सूर्य देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्यरात्रि का सूर्य देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। क्लियर। अब ओस्लो का नाम यहाँ से आया है, तो ओस्लो के बारे में आप बताएं। शांति का नोबेल पुरस्कार, क्या शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही दिया जाता है। ओस्लो शांति नोबेल। क्लियर।
अब शांति का नोबेल की बात आई तो 2020 में शांति का नोबेल किसे दिया गया है? 2020 में शांति का नोबेल दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका स्थापना कब हुई? 1961 में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? 1961 में। जल्दी से आप बताएं इसका मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताएं इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय है रोम, इटली। इटली की राजधानी रोम। रोम इटली में है। रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है रोम, टाइबर नदी। क्लियर? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय है रोम। अब बात करते हैं इटली की। इटली में है विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। और माउंट एटना ज्वालामुखी भी कहाँ है? इटली में। माउंट एटना ज्वालामुखी भी कहाँ है? इटली में। क्लियर? अब नोबेल पुरस्कार की बात आई है तो पूरा नोबेल का एक बार पूरा पोस्टमार्टम देख लेते हैं। नोबेल, आप बताएं नोबेल की शुरुआत कब हुई? जल्दी से बताएं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल, देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। किसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र हैं। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। क्लियर? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दिया कहाँ जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल मैंने बताया था, एक शांति का नोबेल जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाकी स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। अब बात करते हैं 1901 में शुरुआत हुई। पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? पहला नोबेल पुरस्कार विश्व में पहला नोबेल मिला हेनरी डुनेंट को। विश्व में पहला नोबेल मिला हेनरी डुनेंट को। किस लिए? इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी डुनेंट ने। क्लियर? अब बात करते हैं भारत में पहला नोबेल पुरस्कार। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला और कब मिला? जल्दी से बताएं आप कमेंट बॉक्स में। भारत में पहला नोबेल मिला 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला पहला नोबेल 1913 में। किसके लिए? साहित्य के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए पहला नंबर भारतीय को मिला। क्लियर? अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल की शुरुआत 1968 में हुई। बाकी नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत तो 1901 में हुई। अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 से शुरुआत हुई। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत 1968 से हुई। क्लियर? और अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया। 1998 में अमर्त्य सेन 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। क्लियर? अब बात करते हैं
एक और क्वेश्चन बनता है, मैथ का नोबेल, मैथ का नोबेल किसे कहते हैं? जल्दी से आप बताइए, मैथ का नोबेल किसे कहते हैं? मैथ का नोबेल, मैथ का नोबेल गणित, गणित, गणित का नोबेल, गणित का नोबेल कहते हैं एबल पुरस्कार को, गणित का नोबेल एबल। और गणित, गणित का नोबेल एबल। और गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस, गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को किसकी याद में? श्रीनिवास रामानुज की याद में। किसकी याद में? श्रीनिवास रामानुज। 22 दिसंबर को। अब एक क्वेश्चन आप बताएं, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? जल्दी से बताएं आप, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? कौन सी डेट को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को नोबेल, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल दिया जाता है। क्लियर? 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस। कौन सा दिवस? मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न गणित से और आता है, गणित की पुस्तक लीलावती, गणित की पुस्तक सीधा पेपर में पूछता है, लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? तो गणित से। पुस्तक लीलावती, लीलावती पुस्तक गणित की पुस्तक है, सीधा पेपर में पूछता है। लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? तो गणित से। अब बात करते हैं दिसंबर के दिवस आ गए, तो दिसंबर 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस है। एक बार दिसंबर के मेन जो दिवस हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। आप बताएं 2 दिसंबर जल्दी से बताएं, जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, 2 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 10 दिसंबर को करवाया था मानव अधिकार दिवस। 22 दिसंबर को गणित दिवस। 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस, विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस। और एक और है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाया जाता है सुशासन दिवस। क्लियर? जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए,
अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है A.O. ह्यूम, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज यूल, और चौथा ऑप्शन है स्टैफोर्ड क्रिप्स। जल्दी से इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो वो था जॉर्ज यूल। कौन से अधिवेशन में? 1988 के अधिवेशन में। अब एक बार पूरा राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बार देख लेते हैं शुरुआत से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की? A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और पहले अध्यक्ष, उस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अधिवेशन 1986 में हुआ ना, 1886 में हुआ दादा भाई नौरोजी। क्लियर। तीसरा अधिवेशन अति महत्वपूर्ण है, 1887 का अधिवेशन। किसने अध्यक्षता की? 1887 के अधिवेशन के बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। और 1888 आएगा यहाँ पर। 1888 में जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज अध्यक्ष। एनी बेसेंट की बात करें तो पहली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन। पहली महिला अध्यक्ष कहाँ की थी एनी बेसेंट? आयरलैंड की थी। अब बात करते हैं 1907 का अधिवेशन। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन की जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 1907 में जल्दी से बताइए आप, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1907 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी से बताएं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और ये कहाँ हुआ था? 1900 पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है 1907 का अधिवेशन। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था कहाँ पर? सूरत में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष, इसने इसकी अध्यक्षता की थी। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल, दो भागों में कांग्रेस विभाजन 1907। कांग्रेस विभाजन हुआ था। इसमें 1907 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी रास बिहारी
घोष ने सूरत अधिवेशन। अब बात करते हैं 1916 के अधिवेशन की। 1916 का अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन ये भी पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी से आप बताएं कमेंट बॉक्स में। लखनऊ अधिवेशन 1916 ये पेपर की दृष्टि से क्यों है, जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, वो उनका पेचअप हुआ, उनका मिलन हुआ 1916 के अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार। किसने, अंबिका चरण मजमूदार इसने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पेपर बार बार पूछता है क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का पेचअप हुआ था, जो विभाजन हुआ था ना 1907 में, 1916 में था। 1917 में एनी बेसेंट पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो आयरलैंड की थी। अब बात करते हैं 1924 की। 1924 महात्मा गांधी ने केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924, अध्यक्ष महात्मा गांधी। अध्यक्ष थे इनके महात्मा गांधी। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। बेलगांव पड़ता है। महात्मा गांधी ने केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। अब बात करते हैं 1925 की। तो 1925 में कानपुर अधिवेशन। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, वो तो थी पहली महिला जो आयरलैंड की थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला। सरोजिनी नायडू को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। स्वर कोकिला भारत और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल भारत और उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य बनी थी, पहली थी पूरे भारत की भी सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल। एक अधिवेशन की और बात करते हैं 1937 का अधिवेशन। 1937 का अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन, जो एकमात्र अधिवेशन जो एक गांव में हुआ था। ये बेलगांव अधिवेशन, ये गांव में नहीं आता। फैजपुर अधिवेशन 1937 फैजपुर गांव में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जवाहरलाल नेहरू। क्लास को शेयर कर दिया करें अगर आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लग रही है तो। देखिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन देता हूं मैं, कन्नड़, संस्कृत, हिंदी और ओडिया। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप बताएं कमेंट बॉक्स में। शास्त्रीय भाषा, निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन है, कन्नड़, संस्कृत, हिंदी, ओडिया। देखिए, इसका आंसर है हिंदी।
हिंदी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 भाषा शास्त्रीय भाषाएं। कौन कौन से हैं? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, ओडिया, मलयालम कितनी हो गई? 6 भाषा हो गई। ये हैं शास्त्रीय भाषा। इनमें से सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा, सबसे पुरानी तमिल, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल, और सबसे नई शास्त्रीय भाषा ओडिया। नई शास्त्रीय भाषा जो उड़ीसा में बोली जाती है, ओडिया। अब बात करते हैं हिंदी की। जल्दी से आप बताएं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस जल्दी से बताएं आप, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब बात करते हैं जनवरी। 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 12 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, और 12 अगस्त को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात करते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। देखिए थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। 14 जनवरी को आप बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को तो भारतीय सेना दिवस है। 14 जनवरी को आप बताएं कमेंट बॉक्स में। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। शिवास 14 जनवरी को मनाया जाता है भूतपूर्व सैनिक दिवस। क्या मनाया जाता है? भूतपूर्व सैनिक दिवस। भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी। और 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, वो सभी को आपको मालूम है। अब देखिए भारतीय सेना दिवस भी आ लिया, भारतीय नौसेना दिवस भी आ लिया 4 दिसंबर। भारतीय वायुसेना दिवस और कर लेते हैं 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। क्लियर? 6 शास्त्रीय भाषा है भारत में, 6 शास्त्रीय भाषा हैं, और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8। ये कभी अगली क्लास में कराएंगे। अब आज का हमारा और अगला प्रश्न है एक पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप बताइए इसका आंसर। वर्तमान में भारत का कैग कौन है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। कौन? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जल्दी से बताएं वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कैग, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जल्दी से बताएं। महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है?
वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये गिरीश चंद्र मुर्मू है कौन? ये है जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर यूटी बना है ना अभी, जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन है? पहला उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटी बने हैं अभी नए, तो एक बार लद्दाख का उपराज्यपाल और देख लो। लद्दाख का उपराज्यपाल है R.K. माथुर। कौन? रामकृष्ण माथुर, R.K. माथुर। क्लियर। अब बात करते हैं कैग की। कैग भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह सरकार की काम क्या है इसका? सरकार की जांच करता है। ये क्या सही है क्या सही है, नियंत्रक का नियंत्रण लेखा जोखा रखता है सरकार का। यह कौन से अनुच्छेद में आता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू अनुच्छेद 148 कैग। इसी की कैग की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति। यह भी सरकार की जांच करती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए आप कमेंट बॉक्स में। लोक लेखा समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता कौन है वर्तमान में? अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? जल्दी से बताएं आप। लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22 सदस्य। कितने सदस्य? 22 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। क्लियर। देखिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जल्दी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा एक साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आप बताएं एटीपी की फुल फॉर्म बताएं आप, और एटीपी है क्या ये बताएं। एटीपी साइंस का प्रश्न है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसकी ऊर्जा मुद्रा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए एटीपी किसकी ऊर्जा मुद्रा है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसकी ऊर्जा मुद्रा है? जल्दी से बताएं। यह है ऊर्जा मुद्रा किसकी? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। किसकी ऊर्जा मुद्रा? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी होती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका का नाम है यहां से कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। इसने की थी मृत कोशिका की खोज। किसने?
मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आप बताएं जीवित कोशिका की खोज किसने की, जल्दी से बताएं। जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में आप, किसने की जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप बताएं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने। किसने की, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। अब एक बात बताइए, पादपों में, पादप जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें पाए जाते हैं कोशिका भित्ति, वो किसके बने होते हैं, पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। किस में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज। अब आप बताएं जंतुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं जंतुओं में कोशिका भित्ति किसकी बने होते हैं। ऑप्शन 2 प्रोटीन, अमीनो अम्ल और सेल्यूलोज, इन तीन में से बता दो जंतुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतुओं में कोशिका भित्ति किसी की नहीं होती, नहीं पाई जाती जंतुओं में कोशिका भित्ति। क्लियर। सेल्यूलोज का नाम आया है तो सेल्यूलोज कपास का जो रेशा होता है, कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना होता है। रेशम का रेशा किसका बना होता है, प्रोटीन का। रेशम का रेशा किसका बना होता है, प्रोटीन का। रेशम का रेशा किसका बना होता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन हमारे शरीर में प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो अम्ल। किसका, एमिनो अम्लों का बहुलक है प्रोटीन, एमिनो अम्लों का बहुलक है प्रोटीन। और हमारे शरीर में कितने अम्ल, 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल किसके बहुलक हैं, अमीनो अम्लों का बहुलक तो है प्रोटीन। अमीनो अम्ल किसके बहुलक है, किससे बनते हैं, तो नाइट्रोजन का बहुलक। अमीनो अम्ल, नाइट्रोजन का बहुलक क्या है, अमीनो अम्ल। ठीक है। अब बात करते हैं लाइसोसोम। एक क्वेश्चन कोशिका से और आता है, लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली। क्या, लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और एक प्रश्न, राइबोसोम सबसे छोटा, शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम। देखिए पूरा कोशिका का पोस्टमार्टम यहाँ पे कर दिया गया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, खराब लगी, अच्छी लगी, जैसी भी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे फेसबुक चैनल अजय बवानिया और इंस्टाग्राम चैनल पे भी अजय बवानिया से भी जो भी आपको कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। आज क्लास देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।